नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि रूबरू कार्यक्रम डिजाइन किया गया था व्यक्तित्व के लिए, वैसे व्यक्तित्व जो रंगमंच के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या अन्य जो विशिष्ट क्षेत्रों में, पत्रकारिता के क्षेत्रों में जो विशेष कर चुके हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम डिजाइन किया गया था। समाज के आईने हैं, तो ऐसे समाज के आईने को कौन दिखाए? तो मैंने निर्णय लिया, हमारी टीम ने निर्णय ली कि ऐसे समाज के आईने को हम दिखाने का काम करेंगे। और आप सभी सुधी दर्शक का मैं शुक्रगुजार भी हूं कि जितने भी हमारे रूबरू कार्यक्रम चलते हैं उनके व्यूअर्स बहुत ही होते हैं, और व्यूअर्स से हालांकि थोड़ा कम, मेरी जो अपेक्षा थी उससे थोड़ी कम है, लेकिन आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहा तो इस तरह के कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। तो इस सप्ताह के रूबरू में आज मैं आपको मुखातिब करवाने जा रहा हूं भारत सरकार के कृषि उपनिदेशक जो भारत सरकार में पोस्टेड थे। मैं आपको इनके विषय में बता दूं कि ये यूपीएससी बैच 1988 के टॉपर स्टूडेंट रहे थे टेक्नो क्रिएट्स के माध्यम से, और अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मई 2010 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और मैं शुक्रगुजार हूं इनका, और मैं शुक्रगुजार हूं आइडियलाइज के तमाम टीमों का कि आइडियलाइज के तमाम टीम ऐसे किसी न किसी पदाधिकारी को हर एक सप्ताह लेकर के आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस सप्ताह के पहले सप्ताह आईएएस पदाधिकारी को मैं लेकर के आया था, और इस सप्ताह भी आप यूं कह लें कि ये भी एक आईएएस पदाधिकारी ही है, क्योंकि यूपीएससी टॉपर होना कोई मामूली बात नहीं है। बीपीएससी टॉपर करना तो साहब कर लेता है, लोग जैसे तैसे पीटी निकाल लेता है, मेंस नहीं निकाल पाता है, और यूपीएससी निकालना ये अपने आप में एक मायने रखता है। और खास करके वैसे दौर में, जिस दौर में शिक्षा की कमी थी, 1988 में लोग अपने संतान को पढ़ाना नहीं चाहते थे, और उस दौर में ये यूपीएससी कर लिए, और यूपीएससी करने के बाद ये पदाधिकारी बन गए। और पदाधिकारी बनने के बाद इनके विषय में मैं आपको बताते चलूं कि इन्होंने 11 देशों का विदेश भ्रमण किया है, और इनकी एक पुस्तक भी आ रही है, यात्रा वृत्तांत। ये भी बड़े मजे की बात है साहब। यूपीएससी बीपीएससी करने के बाद जब आप पदाधिकारी बन जाते हैं, जब आप सेवा में चले जाते हैं, तो आपका दुनिया ही एक अलग हो जाता है। आपका पढ़ाई से लगाव छूटता चला जाता है। लेकिन आप हैं कि आपने पढ़ाई से लगाव रखा और साहित्य के क्षेत्र में आपने बखूबी अपने को एस्टैब्लिश करने का काम किया, और आपने 1988 से निरंतर लिखने का काम किया। हालांकि उसके पहले आप जब छात्र जीवन में थे 67 में, उस समय से ही आप लिखने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर प्रसिद्धि की बात की जाए तो प्रसिद्धि आपको मिलना शुरू हुआ 2010 से, या आफ्टर रिटायरमेंट। हालांकि उसके पहले भी आपने कई पुस्तकें को प्रकाशित किया है। इसके अलावा आपने साहित्य के क्षेत्र में 30 पुरस्कार प्राप्त कर चुका है आपने, और आपको सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत देश के उच्चतम पुरस्कार भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गौरव सम्मान 2022 में आपको सम्मान दिया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भी आपको सम्मानित किया गया है। आप समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़े रहते हैं, वर्तमान में पर्यावरण क्षेत्र से भी आप जुड़े रहते हैं, और पर्यावरण से जुड़ना तो आपका लाजिमी है, क्योंकि आपको लोग पर्यावरण के ज्ञाता कहते हैं, आप कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसे होना आपका लाजिमी है लगाव। और अभी जब मैं आपका साक्षात्कार करूंगा तो उसके पहले मैंने जब आपके छोटी सी मिनी बागान को देखा, तो उसमें एक से एक चीजों को मैंने देखा कि कैसे आपने फर्श पे भी पौधा उगाने का काम किया है। बहरहाल, आप वर्तमान में 73 वर्ष के हैं, और आपने
ये ठाना है कि मैं अभी 73 का युवा हूं। अगर भगवान ने 83 तक मुझे रख दिया तो मैं वादा करता हूं कि 200 पुस्तक मैं आपके हाथ में पहुंचा दूंगा। यानी हमारे जो सुधी पाठक हैं उस पाठक के हाथ में 200 पहुंचा दूंगा। आप न सिर्फ साहित्य से इंटरेस्ट रखते हैं, न सिर्फ जो है कृषि से इंटरेस्ट रखते हैं, बल्कि आप सभी धर्म को एक समान रूप में भी देखते हैं। आपने लगभग 200 सत्संगों में भाग लिया है चीफ गेस्ट बन करके, 150 जलसा में भाग लिया है, गुरुद्वारा आप गए हैं और कई जगह आप जाते आते रहते हैं। धार्मिक से भी उतना ही लगाव है। आप जब 70 बार विदेश जा चुके हैं तो 12 बार आप जो है हवाई जहाज परिवार के साथ में भी हवाई जहाज पे आपने सफर किया और 70 बार आप अकेले स्वयं किया है आपने। आपके विषय में बिहार के तमाम लेखक जो है आपसे प्रभावित रहते हैं और आपके विषय में एक जाने माने लेखक हृषिकेश सुलभ जी, जिनका नाटक अमली पे आधारित जो विदेशिया जाते हैं, विदेशिया पे आधारित नाटक, वो आकाशवाणी के निर्देशक भी रहे और आकाशवाणी के निर्देशक उन्होंने आपके विषय में ये लिख दिया था कि क्रूर समय ने रौंद दी नर्म नेह की दूब, क्रूर समय ने रौंद दी नर्म नेह की दूब, करम जली फिर उगी मन आंगन में खूब। कहते हैं कि दुबरी जो होता है, आपने जो हरा घास देखा है, धूप उसको रौंद देते हैं, लोग भी पैर से उसको पे चलते हैं, चप्पल जूता खूब देते हैं और जो है कुछ देर के लिए वो मुरझा तो जाता है दुबरी, लेकिन फिर वो उग आता है और उसी दुबरी से इनका मुकाबला उन्होंने कर दिया कि आप दूब हैं। तो बहरहाल उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। हालांकि मैं ही बोलता रहूंगा तो इनसे कब मुखातिब होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इनके मन में एक कशिश था। जब मैं आया तो इन्होंने कहा कि शशिकांत जी, आज से पहले 200 पत्रकार आया होगा और मेरा इंटरव्यू लिया होगा, लेकिन मेरे इंटरव्यू के बाद मैं कितना बढ़ा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पत्रकार कितना बढ़ा ये तो पत्रकार ही बता सकते हैं। बहरहाल तो आपको मैं बताते चलूं कि उन पत्रकार महोदय के लिए, पत्रकार महोदय अगर आप आते हैं और ऐसे शख्सियत का साक्षात्कार करते हैं तो आपसे आग्रह है कि आप शेयर जरूर करें इन्हें, ताकि ये हमारे बिहार के शान हैं, जान हैं। अगर ये हमारे धरोहर हैं बिहार के और ऐसे धरोहर हमारे बीच में हैं और इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारा कर्तव्य बनता है। प्लीज आप इन्हें शेयर करें और ये बिहार के धरोहर हैं। अब सीधे मुखातिब उसको कर दीजिएगा एडिटिंग। हाँ, तो आइए हम सीधे मुखातिब होते हैं ऐसे शख्सियत से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम रूबरू में। सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक संक्षिप्त परिचय हमारे सुधी दर्शक को दे दें। धन्यवाद। सबसे पहले शशि जी, आपको और आपके सहयोगी को मेरा हार्दिक नमन के बावजूद आप पीजी शेड्यूल के पूर्णिया से चलकर मेरे घर आए, हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। देखिए, मेरा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। मैंने बचपन में कुपोषण देखा, अर्थाभाव में भी हमने बीएससी एग्रीकल्चर किया, एमएससी एग्रीकल्चर किया, पीएचडी किया। उसके बाद भारत सरकार में 7 राज्यों में नौकरी करी और बिल्कुल बिना दाग के हम 2010 में रिटायर हुए। इसी बीच मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि भारत सरकार ने हमें 11 देशों का विदेश भ्रमण कराया और वहाँ से जो मैं कृषि ज्ञान लेके आया हूँ वो मैं रात दिन किसानों को शेयर करता हूँ और नई नई तकनीक लोगों को बताता हूँ। आज के आधुनिक कृषि के बारे में बताता हूँ, जैविक खाद के बारे में बताता हूँ, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताता हूँ।
इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, आपके प्रश्नों का इंतजार है। धन्यवाद। सर आगे मैं बढ़ूं, लेकिन आपने कहा कि 11 देशों में मैं घूमा हूं, तो 11 देश में जो घूमे हैं सर, आपके साथ में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो यादगार रहा होगा और आपने यात्रा वृतांत लिखना शुरू कर दिया। ऐसी एकाध घटनाएं जिससे कि हमारे श्रोता दर्शक भी हंसे, किस तरह की घटनाएं हुई थी आपके साथ? देखिए, ये बहुत मजेदार बात है जी। यद्यपि जब मैं विदेश भ्रमण कर रहा था, ये मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं रिटायरमेंट के बाद यात्रा वृतांत, साहित्य यात्रा वृतांत लिखूंगा। लेकिन जब मैं 2-3 आदमी का साहित्य वृतांत पढ़ा, यात्रा वृतांत पढ़ा, तो मुझे इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली। तो हमने भी उसी तर्ज पर यात्रा वृतांत लिखा है। और चूंकि आपने कहा कि कुछ आपका अनुभव बताइए, अनुभव तो मेरा बहुत है, जो बहुत जल्दी 6 महीने में ये पुस्तक आपके हाथ में होगा। लेकिन 1-2 चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि काले गोरे का जो भावना हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में ज़्यादा है। अक्सर मुझे जैसे मिस्र में, रसिया में ब्लैक मैन कहा गया, तो हमें तकलीफ नहीं हुई। मैं ब्लैक था, काला था, लेकिन आई वॉज इंटेलेक्चुअल, आई वॉज एजुकेटेड, आई वॉज स्पिरिचुअलिस्ट। तो मैं उनको जवाब देता था उसी हिसाब से। कई बार उसने कहा कि यू आर ब्लैक मैन, यू कैनॉट सिट विथ मी। मैंने उनको इतना ढंग से छकाया। मैंने कहा कि तू इला की बोले चीज, कैसे आदमी हो यार, क्या तुम बोलते हो? तो वो बोलता है व्हाट यू आर स्पीकिंग। तो मैंने उनकी तारीफ करी, मैं तो दिया इनडायरेक्टली गाली, लेकिन तारीफ करी कि भाई यू आर ए ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर हैंडसम, यू कैन टॉक नाइसली, योर बिहेवियर इज वेरी नाइस। देन ही टोल्ड मी, ओ आई सी, लेट अस हैव ए कप ऑफ टी। फिर उसने मुझे चाय का कप दिया। बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि विदेशों में भी अगर आप गोरे हैं तो आप तो बच जाएंगे, लेकिन अगर काले हैं तो आप पर कटाक्ष करने वाले आज भी विदेशों में ज़्यादा है बनिस्पत हमारे देश के। तो यात्रा वृत्तांत में आपने इन्हीं सब चीज़ों को बिल्कुल मैंने लिखा है। सर, यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद लोगों का लगाव साहित्य से कट जाता है, लेकिन आप में कहाँ से ये बातें आ गई कि यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद, सेवा में रहने के बावजूद भी साहित्य की लेखनी को आपने बरकरार रखा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय अपने परदादा को देता हूँ। वो राजा पीसी लाल और खगड़ा नवाब का वो निजी सलाहकार थे। जब दोनों में तकरार होती थी तो मेरे परदादा को बुलाते थे इंसाफ के लिए। ये बड़े अच्छे इंसाफ करते थे। वो लेखक भी थे, वो कवि भी थे, लेकिन ज़्यादातर उनकी लेखनी सुरजापुरी भाषा में होती थी। तो मुझे प्रेरणा उसी से मिला है, उन्हीं से मिला है। इसलिए मैंने 1968 से कहानी, किस्सा, लघु कथा लिखना चालू किया था। और कई कहानी, कई किस्से मेरे कॉलेज लाइफ में भी छपी और राजस्थान पत्रिका में छपी, दैनिक नवज्योति में छपी, पंजाब केसरी में छपी। और उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे सफिशिएंट टाइम मिला। पहले सर्विस में सर्विस का दबाव, सरकार का भी काम करना होता है, तो रिटायरमेंट के बाद मुझे सफिशिएंट टाइम मिला। तो मैंने जितनी भी पुस्तकें, लगभग 200 लघु कथाएँ थी, आज के संदर्भ में उसको अच्छे शब्दों में डालकर हमने 2 पुस्तकें प्रकाशित किया है, जिसका विमोचन भी पूर्णिया में ही हुआ है। उसका नाम है अपनी मिट्टी अपने लोग, जहाँ चाह वहाँ रहा। सर, क्या आप ऑन कैमरा वो दोनों पुस्तकें दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ। मेरी लेटेस्ट जो पुस्तक है ये है अपनी मिट्टी अपने लोग। इसमें ज़्यादातर मैंने इसमें शब्द को आयातित नहीं किया है। मेरी अपनी खुद की भाषा है, लोकल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और लोगों ने बहुत सराहा है। आगरा से भी हमको प्रशंसा पत्र आया है और यहाँ से भी अतुल मलिक अनजान ने बहुत बड़ा समीक्षा किया है। और दूसरी पुस्तक है मेरी, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसमें मैंने ये प्रयास किया है कि अगर आपकी चाह में शक्ति है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, तो आपकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकती है। ये मैंने इन दोनों पुस्तकों में दिखाया है। धन्यवाद। सर, अगर आपका आदेश हो, ऑन कैमरा ही मैं आपसे आदेश ले रहा हूँ कि अपनी मिट्टी अपने लोग, इसमें जो आपने कहानी लिखा है, कई कहानियाँ हैं इसमें,
तो कई कहानियां में से, चूंकि मैं पत्रकार हूं और नाटककार भी हूं, आपको पता ही है, तो अगर आपका आदेश हो तो आपकी पुस्तकें, जैसे अतुल मलिक अनजान ने तो लिखा ही है समीक्षा, लेकिन अगर आप आदेश दें तो मैं भी इस पे जो है एक नाट्य रूपांतरण करके नाटक करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मुझे खुशी हुई कि मेरे पुस्तक का नाट्य रूपांतर आप करेंगे तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ एडवांस में। धन्यवाद सर। सर, अब रही बात की साहित्य, जैसे कि आपके मन में भी एक कशिश था कि पत्रकार आते हैं और अपना काम करके जाते हैं, 2 पैसे लेकर के चले जाते हैं, लेकिन ये हालांकि पैसे की बात आपने नहीं कही, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ 2 पैसे लेकर के वो चले जाते हैं और इससे आपको लाभ नहीं मिलता है। तो साहित्य में सर, मेरे कारण मुझे जो दिख रहा है, युवाओं की रुचि इसमें कम होती जा रही है और साहित्यकार को लोग कम पूछते हैं, उनके लेखनी को कम पढ़ते हैं। तो इस लोगों में चाह बढ़े आपकी लेखनी को या दूसरे साहित्यकारों की लेखनी को पढ़े लोग, तो इसके लिए साहित्यकारों का या पत्रकारों का क्या कदम होना चाहिए सर? ये निजी सवाल आप। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं खुश होता हूँ। अगर यही पुस्तक 200 पेज का एक कहानी होता तो मुझे लगता कि 10 भी पढ़ने वाला नहीं होता। लेकिन यही पुस्तक 60-70 लघु कथाओं में एक एक पेज का 1.5 पेज का है, तो तकरीबन हर इंसान पढ़ता है। इसलिए मैंने लघु कथा विधा को चुना है। नहीं तो इससे पहले मैंने दास्तान काव्य संग्रह भी किया है और बहुत सारी धार्मिक पुस्तक का भी प्रकाशन किया है और साहित्य के और भी विविध आयाम मैंने छापा है। परंतु मुझे लगता है कि लघु कथा एक ऐसी विधा है जिसको हर व्यक्ति पढ़ता है और इसकी प्रतिक्रिया दूर दूर तक आ रही है। सर, ये लघु कथाएं जो आपने लिखी हैं, लघु कथाएं लोगों के हाथ में जाएंगे तब तो ये सब पुस्तक लोगों के हाथ में, जैसे आम जन तक तो ये नहीं जा पाते हैं, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग तक जाते हैं, तो आम जन तक कैसे पहुंचे सर, ये बताया जाए जरा सर। देखिए, ये पुस्तक मैंने अब तक 150 पुस्तक जहाँ चाह वहाँ रहा और लघु कथा संग्रह, ये जो अपनी मिट्टी अपने लोग, 150 आदमी को तो मैं खुद दिया हूँ। उसके बाद इसके जो श्वेत वर्णा के जो प्रकाशक है, उन्होंने बोला है कि मैं इसको ऑनलाइन ट्यूब में कहीं डाला है और इसकी यूट्यूब में डाला है और वो कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर इतने हैं और इसकी डिमांड भी हो रही है। उसने मुझे रॉयल्टी देने का भी वादा किया है, ये बिक भी रही है। तो हमने प्रयास किया है कि पैसे सब कुछ है दुनिया में, लेकिन मेरा जो विचार है, नजरिया है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मुझे लोग जितना जाने, यही मेरी तमन्ना है। और पुस्तक जो प्रकाशन की मेरी जो अभिरुचि है, वो मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे मृत्यु प्रांत लोग पढ़ेंगे तभी वो लोग जानेंगे कि ये भी कोई एक शख्सियत थी। यही मेरी लालसा है और पुस्तक बेचने का भी मेरा लालसा नहीं। अब तक मैंने फ्री 600-700 पुस्तक बांटे हैं और भविष्य में भी बांटता रहूँगा। धन्यवाद। तो जाने अनजाने में इन्होंने यह कह दिया कि साहित्यकारों का भी प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। लोगों तक, अगर युवाओं तक नहीं पहुंच रहा है ये पुस्तक या कोई भी पुस्तक जो साहित्यकार है वो लिखते हैं, युवाओं तक नहीं पहुंच रहा है, उनमें रुचियां अगर नहीं आ रही है, तो उनका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है गूगल बाबा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। चूंकि आज के डेट में युवाओं के हाथ में पुस्तक कम देखने को मिलता है और मोबाइल ज्यादा, तो मोबाइल एक प्लेटफॉर्म है और सभी के प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए साहित्यकारों को आज के डेट में लेखनी के साथ साथ ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आना पड़ेगा जो सोशल मीडिया पे है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि युवाओं में जागृति लाने के लिए साहित्यकारों को सोशल मीडिया पर आना चाहिए। पॉइंट सर, ये बहुत बड़ी बातें आपने कह दी। सर, मैं चाहूँगा कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, एमपी, यूपी और पश्चिम बंगाल में आप पोस्टेड रहे हैं, क्या उसकी संस्कृति सभ्यता को भी लेकर के कोई किताबें आपने लिखी है, उसको उकेरने की प्रयास आपने किया है कहीं? देखिए, अभी पुस्तक के रूप में तो नहीं है, लेकिन मेरी पुस्तकों में इन 7 राज्यों के अलावा
कम से कम 10-15 राज्यों के साहित्यकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद ने मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर जरूर लिखा है। परंतु ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 7 स्टेट में नौकरी करी, जिसमें सबसे अच्छा मुझे लगा राजस्थान। बहुत ही अच्छा लगा। गुजरात और बाकी स्टेट भी ठीक था, लेकिन जहाँ तक माने मनुष्यता की बात है, ईमानदारी की बात है, तो आप लोग बुरा ना माने, आई लाइक राजस्थान वेरी वेल। इतना अच्छा देश मैंने हमें लगा कि वहाँ मैं 38 साल की नौकरी में 28 साल तो राजस्थान में रहा। वहीं से गुजरात का भी प्रभार लिया, वहीं से मैं एमपी का भी प्रभारी बना, और बाद में फिर मैं गोरखपुर ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ भी वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति को भी जाना। लेकिन वहाँ भी मैंने कुछ देखा कि अगर आप किसी खास कौम के हैं तो आपको लोग ज़्यादा पूछेंगे, लेकिन किसी खास कौम के नहीं हैं तो थोड़ा सा हमको वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। किस कौम से रिलेटेड आप बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं जातिवाद की बात कुछ नहीं कहूँगा। मतलब आई वॉज कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल कुछ विषयों पर। परंतु जब मेरा ट्रांसफ़र कलकत्ता हुआ तो फिर चूँकि कलकत्ता में मैं बावजूद एडवर्स कंडीशंस के वहाँ मैं इसलिए एंजॉय किया कि आई वॉज नोइंग बंगाली ऑल्सो, आई वॉज स्पीकिंग हिंदी ऑल्सो। तो बंगाला कल्चर और हिंदी कल्चर एक होने के नाते मैं बंगालियों को बहुत लाइक करता था। दे वेर ऑल्सो लविंग मी लाइक एनीथिंग। वी वेर मैंने आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन बंगाल बिकॉज ऑफ सिमिलर लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ सिमिलर फूड बिहेवियर, माछ भात और इस तरह से। तो मैं ज़्यादा बंगाल को लाइक किया राजस्थान के बाद। सर, राजस्थान में आपने बहुत समय गुजारा, राजस्थान के को लेकर के लेखनी लाएंगे कभी क्या भविष्य में? बिल्कुल मैं लाऊंगा, बिल्कुल मैं लाऊंगा, क्योंकि मेरा चारों बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं एजुकेशन लिए, वहीं इंजीनियर बने, और वहीं से मेरी बच्चियां एयर होस्टेस बनी, एक बच्ची शिक्षा विभाग में आई। तो मैं राजस्थान को कैसे भूल सकता हूँ? तो आप उनको लाएंगे। अच्छा सर, क्या राजस्थानी भी आप बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो हमारे सुधी दर्शक को कोई एक आध सेंटेंस सुना दे राजस्थान के। देखिए, जब मैं राजस्थान में था तो मैं राजस्थान के ही भाषा में बोलता था। फिर भी मैं बोलता हूँ, मेरे रोटी में घी कम डालना, हमारे रोटी में घी थोड़ो नेगड़ो। अच्छा, हाँ। उसके बाद मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती है, मैंने रोटी भावे को नहीं। हाँ, ऐसे कुछ शब्द हैं जो आज भी मुझे याद हैं। अरे अरे लखिया कट गयो, पीपी सिन्हा आयो रहा है, एक लोटो पानी कर जो। अरे कहाँ गया बेटा, पीपी सिन्हा आया हुआ है, पानी लेके आओ। इस तरह से मैं जब वहाँ था तो मैं किसानों से बात करने का मतलब हिंदी तो मैं भूल ही गया था। और अब यहाँ 12 साल से घर में हूँ तो अब राजस्थानी भूल गया हूँ। उसी प्रकार मैं जब कलकत्ता में था तो आई वॉज हिंदी स्पीकिंग पर्सन, लेकिन जब मैं वहाँ था तो मैं बोलता था, अभी भी किसी लोगों के साथ बोलता हूँ कि मैं कलकत्ता की भाषा में ए मुखर्जी তুমি এখানে আসো, এদিকে আসো, আমি তোমার সঙ্গে কিছু बात করব, गल्प करब। तो इस तरह से वहाँ था तो मैं बंगाल में बंगाली हो गया था। और जब इसमें उत्तर प्रदेश में था तो मैं भी सीख गया था कि हेरे हेरे लिखिया हमारे साइकिल व घर के पीछे धैलवा, घर के पीछे धैलवा। ये गुजराती? ये नहीं, उत्तर प्रदेश का, भोजपुरी भाषा। अच्छा। तो भाषा जहाँ मैं था तो सीख गया था। जैसे रोम में था तो मैं 1 महीना था तो वहाँ भी सीख गया था। मी पोटे उना आक्वा, तो मैंने मेरे लिए मी पोटे उना आक्वा यानी मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, मी पोटे उना कॉफ़ी, मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। तो जहाँ मैं रहा कोशिश किया कि वहाँ की भाषा है। तो अब तक कितने भाषाओं पे आपने पकड़ बना लिया है? पकड़ तो देखिए, हिंदी इंग्लिश है और संस्कृत बोल लेता हूँ, बांग्ला बोल लेता हूँ, और आपका मारवाड़ी राजस्थानी बोल लेता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन जिसको पकड़ कहते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश नाइसली बिकॉज मैं BSc MSc, और भारत सरकार में भी हिंदी में नहीं होता था काम, इंग्लिश में था। इंग्लिश में होते तो मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश नाइसली देन हिंदी। लेकिन
रिटायरमेंट के बाद चूँकि हिंदी में काम चालू किया, साहित्यकारों के साथ रहा, तो अब थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी भाषा में हिंदी बोल लेता हूँ, लेकिन कमांड नहीं है। सर, आप सेवा में रहते हुए अपने लक्ष्य पे निर्धारित, यानी आपके निगाहें अर्जुन के तरह मछली पे टिका हुआ था, आपने बहुत कुछ ज्ञान किया। लेकिन आज के युवा पीढ़ी सर लक्ष्य बनाते हैं यूपीएससी बीपीएससी या लक्ष्य बनाते हैं किसी भी क्षेत्र में, और वो लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, तो वैसे युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि जीवन में एक ही लक्ष्य रखिए, शिक्षा। अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा के बल पर, शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। जरूरत नहीं कि बंदूक से ही आप किसी को मारेंगे। आप शिक्षा में अच्छे वक्ता हैं। अभी देख लीजिए, अब धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं व्यासानंद बाबा जी, उनके पास डिग्री कितनी है नहीं मालूम, लेकिन वो अच्छा बोल लेता है तो वो सबके दिलों में। तो आप अच्छा बोल के, अच्छा इंग्लिश बोल के, अच्छी सभ्यता, अच्छी संस्कृति अगर आपके अंदर होगी तो आप शिक्षा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकते हैं। मैं विदेश गया, मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं शिक्षा में मैं कभी सेकंड नहीं किया, सब बार फर्स्ट किया, और शिक्षा के बल पर मुझे पद मिली, और पद के बल पर मुझे विदेश दौरा मिला। तो मैं युवाओं को कहूँगा कि मोबाइल छोड़ो, मोबाइल के लिए एक समय फिक्स कर लो कि दिन में हमको 1-2 बार आधा घंटे के लिए देखना है। लेकिन मोबाइल ही आज युवाओं का ज़िंदगी है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं फिर भी कहता हूँ, प्रिय साथियों, प्रिय युवाओं, तो मोबाइल को छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो, और किताबों पर ध्यान दो। अपनी किताब पढ़ो, कोर्सेस की किताब पढ़ो, और दुनिया में जितने लोग किताब लिखे हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, साहित्य में हो, उस किताबों को पढ़ो और ज्ञान अर्जित करो और ज्ञानी बनो। सर, आपने कहा कि मोबाइल छोड़ो, लेकिन मोबाइल भी तो एक जरिया है। मोबाइल पे भी तो बहुत कुछ अवेलेबल है पढ़ने वाला। तो मोबाइल भी अगर पकड़े तो क्या वो पढ़ने वाला चीज पकड़े, या फिर बहुत चीज देखते हैं लोग? देखिए, मोबाइल एक ऐसी चीज है, ज्यादा फायदा है, लेकिन ये आप पर है। आप बैठे बैठे यहीं से देश दुनिया की खबर ले लीजिए, बैठे बैठे कलकत्ता से बम्बई का टिकट बना लीजिए, बैठे बैठे कंप्यूटर चला लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। बहुत सारे फायदे हैं, मैं तो गिनाऊंगा फायदा ही फायदा। लेकिन उसका नुकसान क्या है? आजकल मोबाइल में गलत सीन आ रहे हैं, गलत पोस्टर्स आ रहे हैं, और माने न्यूड पिक्चर्स आ रहे हैं, लोग उसको देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे हालात में आप मोबाइल से तरक्की नहीं कर सकते हैं। जबकि अभी कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस केवल मोबाइल के जरिए हुआ, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं मोबाइल का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल अगर हाथ से आपका छूट गया तो आप कुछ भी नहीं है, दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते हैं। मोबाइल में बहुत फायदे हैं, लेकिन इनके जो विपरीत अवगुण हैं, इनको त्यागिए। सर, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दे दिया है हमारे युवाओं के लिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, आप संबंधिया माछेर झोल और वेणु पत्रिका, हालांकि वेणु जो अब बंद हो चुकी है, तो इन चीज़ों के भी आप संरक्षक हैं, तो किस रूप में आप सर इसमें काम करते हैं? क्योंकि ये आप सब दिन देश विदेश घूमते रहे और आपको ये बिहार के तो सर इसके विषय में बताया जाए। देखिए, मैं जब बंगाल में पोस्टेड था तो वहाँ कुछ बंगालियों का ग्रुप था, उसमें हमारे बिहार के भी कुछ लोग थे, उत्तर प्रदेश के थे। उन लोगों ने एक मैगजीन निकालने का प्रस्ताव रखा, माछेर झोल। क्योंकि बंगाल में माछेर झोल, अगर माछ का झोल से भी वो एक थाली भात खा लेगा, इसलिए वो लोग यही टॉपिक दिया था, माछेर झोल। माछेर झोल का मतलब होता है माछ एक तरफ और झोल, तो उसी को टारगेट में रखते हुए उन लोगों ने बंगाल में, हालांकि वो बंगाली में नहीं था, हिंदी में ही वो पत्रिका छपी, लेकिन सारी कहानियाँ बंगाली बेस्ड था। तो हमको संरक्षक बनाया, हम बन गए थे, और मैंने भी उनमें एक रचना दिया था, वो भी छप गई थी। उसके बाद फिर पैसे की बात आई तो मैं अकेले कैसे देता, पैसा मैं ही सारा दिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने पैसा नहीं दिया तो वो पत्रिका बंद हो गई, तो इसलिए माछेर झोल का अगला अंक नहीं आया। हाँ, ये वेणु पत्रिका की क्या कहानी है सर? वेणु पत्रिका में एक ज्योत्सना करके एक लेडी है,
पूर्णिया की। जी। वो शी वॉज माई क्लोज फ्रेंड। वो मेरे यहाँ प्रवास में आती थी अपने पापा के साथ। उन्होंने एक बार मेरे को प्रस्ताव दिया कि बेनू पत्रिका हम छाप चुके हैं, आप भी अपनी रचनाएं दीजिए। और मुझे उसमें भी आजीवन संरक्षक बनाया। जहाँ तक मेरे से हुआ हमने आर्थिक मदद भी दी, मेरी रचनाएं भी छपी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ज्योत्सना जी के फादर के डेथ के बाद ज्योत्सना जी शायद मैंने टूट सी गई, इसलिए वो पत्रिका बंद हो गया। परंतु अभी भी वो एक्टिव है। वो एंकर के रोल में काम करती है, स्टूडियो में एडिटिंग का काम करती है। मेरी ओर से ज्योत्सना जी को बधाई। आपको जानकारी दे दूं कि सर आइडियलाइज न्यूज़ की एंकर भी ज्योत्सना ही है। तो वेणु जी के बाद, राजेंद्र वेणु जी के मरने के बाद सही बात है कि वो टूट सी गई थी, लेकिन अभी फिर से वो अपने ये कर रही है, हौसला बुलंद कर रही है और काम कर रही है। तो सर आप अररिया से छपने वाले संबंधिया में भी संरक्षक हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताइए सर। मैं संबंधिया में 2015 से संरक्षक हूँ। सबसे पहले भोला पंडित जी अररिया के हैं, बुजुर्ग साहित्यकार हैं और मैं उन्हें आध्यात्मिक गुरु और साहित्यकार मैंने साहित्यिक गुरु मानता हूँ। और उनके साथ बहुत दिन मैंने काम किया। उनकी जीवनी पर भी एक पुस्तक निकली थी, उसमें भी मैंने आर्थिक सहायता देकर भोला पंडित अभिनंदन ग्रंथ छापा। उसके बाद उनकी पुस्तकों में भी हम जदा कथा समर्थन करते रहते थे। अभी हाल में एक पुस्तक उन्हीं का पढ़ रहा था, छोड़े गए शब्दबान, जिसमें मेरा भी योगदान था और इसलिए उन्होंने मेरे को समर्पित किया, मुझे और मेरी पत्नी को। तो उनके साथ मैं रहा, बहुत सीखा और इन्होंने मुझे फिर संबंधिया गौरव सम्मान दिया और भी आगे कई सम्मान देने का उन्होंने वादा किया है। और पहले वो जरूर मुझे कहते थे कि तुम कृषि वैज्ञानिक हो, तुम उपनिदेशक हो, तुम साहित्यकार हो ही नहीं सकते हो। एक बार पहले कहा था, लेकिन आजकल दबी जुबान में ही सही वो कहते हैं कि हाँ अब तुम साहित्यकार बनने के लाइन में लग गए हो। तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ, मांगन मिश्र को भी बधाई देता हूँ कि वो भी मुझे ज़्यादा कदा हेल्प करते हैं। घोष मंगलम जी का भी बधाई देता हूँ, जमुना प्रसाद बसाक का भी देता हूँ और बहुत सारे कोसी अंचल क्षेत्र के हैं, रमेश कुमार रमन जी हैं, अतुल मलिक अनजान हैं, जिनके साथ मैंने काम किया या उन्होंने मेरे साथ काम किया। हम एक दूसरे के साथ काम करके साहित्य के बारे में ज्ञान को आदान प्रदान किए हैं। सर एक तीखी सवाल मैं करूँगा, और तीखी और सच्ची सवाल। ये हर एक क्षेत्र में राजनीति चलता है, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे राजनीति हो, चाहे वो साहित्य का हो। तो साहित्य में सर किस प्रकार का राजनीति चलता है, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा जीवन का कटु अनुभव है जी। हम राजनीति में ही पल के इतना बड़ा हुए हैं। अगर यूँ कहा जाए कि मैं बहुत जिद्दी था, हमने अगर ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो हमने कभी ये नहीं देखा कि इसमें मेरा नुकसान होगा। हमने करना है तो करना है। हम नौकरी में थे, वहाँ भी राजनीति, सत्संग क्रिकेट में भी राजनीति कि यही बार बार उद्घाटन करता है। क्रिकेट में भी करीब 150-200 बार हम चीफ गेस्ट रहे, तो लोग कहते थे कि और कोई नहीं मिला, उन्हीं से करवाता है। और साहित्य में जब आए हम 2010 में, तो अंत में अब मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि साहित्य में भी गुटबाजी। मेरे प्रतिक्रिया से भले साहित्यकार लोग नाराज हो जाएं, लेकिन सच्ची तीखी सवाल का तीखा जवाब देता हूँ कि साहित्य में भी राजनीति है। अगर साहित्य में राजनीति खत्म हो जाए तो गुमनाम साहित्यकार आज भी आपके पास बहुत हैं, वो प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, उनको दुनिया जानेगी। धन्यवाद। सर आप साहित्य से इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक मेरे हाथ में भी कृषि ज्ञान है, शायद ये प्रकाशित हो चुका है आपका। तो ये कृषि ज्ञान सर साहित्य से रिलेटेड तो नहीं है, कृषि से रिलेटेड है, तो इस प्रकार की किताबें लिखना सर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मैं बहुत खुश होता हूँ। दुनिया में जितने भी प्रकार की भाषा है, सबका व्याकरण होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सबका व्याकरण होता है और सभी साहित्य हैं। कृषि पर आपके छपे हुए जो आलेख हैं,
ये भी कृषि साहित्य है। जी। और साहित्य तो साहित्य है ही, इसलिए इसको आप साहित्य नहीं कहते हैं तो मैं नहीं मानूंगा। ये भी कृषि ज्ञान है, ये भी एक बहुत बड़ा साहित्य है, जिसमें आपको तरह तरह के फल फूल, जूट की खेती, फलों की खेती, चारे की फसलें, चना की खेती, और आपका देखिए बहुत सारे फसल हैं, जैसे बैगन की खेती, कपास की खेती, लीची की खेती, ये भी एक साहित्य है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे ज्ञान होगा। इसलिए मैंने कृषि ज्ञान पर ये पुस्तक लिख के किसानों को ये बताया हूँ कि मेरी पुस्तक पढ़ो और खेती करने का तरीका सीखो। सर, ये कृषकों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है, तो कृषकों के बीच में क्या ये पुस्तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है आपके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? ये जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ विमोचन में, तो लोग विमोचन कराते हैं और मैं उससे पहले ही सबको एक एक कॉपी दे देता हूँ कि इसको भी पढ़िए जी और ज्ञान बढ़ाइए, और वैसे दे देते हैं आप। सर, बातें करने को बहुत है, आपसे मिल करके मैं चाह रहा हूँ कि और भी बातें करूँ, लेकिन समय अभाव होता है। और चलते चलते मैं आपसे एक सवाल, हालांकि ये आपको जो पुरस्कार मिला है वो भी दिखाने कहूँगा सुधी दर्शक को, लेकिन उसके पहले मैं सर ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने ऐसी कौन सी कहानी लिखी जो आपको खुद गुदगुदाता हो, आपको हर्षित कर देता हो, जब आप अकेले में रहते हो तो आपका मन हर्षित हो जाता हो, उस कहानी के विषय में थोड़ा सा बताया जाए। देखिए, मेरी 2 पुस्तक में पहला आप पढ़िएगा, आपको आज पढ़िएगा जी, और आप खुद ही कहिएगा। देखिए, ये देखिए, मेरी अपनी मिट्टी अपने लोग में 1 पेज का नोक झोंक है जी। आज आप खुद पढ़ करके कहिएगा कि कितना आप, मैं तो कितनी बार पढ़ता हूँ फिर भी पढ़ने का मन करता है जी। तो एक तो ये पहला कहानी, और उसी प्रकार जहाँ चाह वहाँ राह में आप एक लघु कथा पढ़िए, और बहती नदी, हाँ, इसको पढ़िए। उसके बाद इसको आप ही 2-3 बार पढ़िएगा और कहिएगा कि इतना शानदार डॉक्टर पीपी सिन्हा कृषि वैज्ञानिक होकर कैसे लिखा है। और शुभकामना संदेश में भोला बाबू और बहुत लोगों ने लिखा है, यद्यपि आप कृषि विज्ञान है, परंतु इसका प्रणयन करके लघु कथा लिख के आपने सबको चौंका दिया है। और मैं खुद चौंकता हूँ खुद लिख करके कि कैसे मेरे दिल में ये भावना आई जी। तो यानी आपको ये दोनों गुदगुदाता है, मन में हर्षित? ऑफ कोर्स। सर, अब समय अभाव है, मैं चाहूंगा कि आपको जितने भी सम्मान मिले हैं, जो उसमें इम्पोर्टेंट सम्मान है, इम्पोर्टेंट है, वो हमारे सुधी दर्शक को आप दिखा सकते हैं, ताकि हमारे सुधी दर्शक भी देख करके आपके संघर्ष से कुछ सीखे और आगे बढ़ने का काम करें। देखिए, है तो बहुत, लेकिन मैं संक्षेप में ये कहता हूँ कि मैं कॉलेज लाइफ में सर्वोत्तम गायक का अवार्ड ले चुका हूँ और सर्वोत्तम स्त्री पात्र का भी मैं प्राइज ले चुका हूँ। और एक बार बिल्कुल रोल ख़त्म हो गया था तो बोला पागल का रोल बचा है, तो मैंने कहा वो दे दीजिए, मैंने वो भी किया है। और एनिमल हस्बेंड्री से और बड़े बड़े मंत्रियों से मैंने पुरस्कार लिए हैं। उसके बाद 34 कॉलेज का डिबेट कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं प्रथम पुरस्कार लिया हूँ। अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भी मेरा प्रथम पुरस्कार है। तो मैंने वो सबको एक जगह, इस पर आप केंद्रित कीजिए। मैं दिखा नहीं सकता अलग अलग, लेकिन आपको मैं ये करके दिखा देता हूँ। ये सारे प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और विदेश गए हैं, विदेश का भी सर्टिफिकेट है, विदेश में भी हमको ट्रेनिंग मिला है। ये विदेश का सर्टिफिकेट है इनका, ये आप देख सकते हैं कि विदेश का है, रीजनल कंप्यूटर सेंटर कलकत्ता, ये कलकत्ता का देश। हाँ, नहीं, विदेश का भी है, विदेश का भी है। हाँ, लेकिन वो जल्दीबाजी में अच्छा, तो विदेश का है, वो जल्दबाजी में नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा 200 मेरे मोमेंटो हैं, देख लीजिए आप। 200 मोमेंटोज हैं, जरा सा इधर दिखाइए मोमेंटोज, इधर भी दिखाएं, उधर भी दिखाएं। कम से कम स्टूडेंट लाइफ बहादुरगंज से अब तक 200 मोमेंटो मुझे मिला है और सब पढ़ा है। इस बीच मैं कोशिश करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। देखिए, ये विदेश से सर्टिफिकेट मिला है, विदेश से सर्टिफिकेट मिला है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी हमने आपको कहा था और सर ने भी कहा था कि 11 देश का भ्रमण कर चुके हैं सर। तो 11 देश का भ्रमण, बहुत सारे हमारे सुधी दर्शक ये सोच रहे होंगे
11 देश का भ्रमण, और ये नहीं तो ये सर्टिफिकेट है चार देशों के डॉक्टर पीपी सिन्हा जी को मिला है। हाँ। और ये 4 देशों के बड़े बड़े हेड का साइन है। आप खुद देख सकते हैं ऑन कैमरा कि ये पूरे विदेश का जो भ्रमण करके आए हैं ये उनका प्रमाण है। और मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप इनके जीवन से कुछ सीखें। हालांकि अभी मैं कहूंगा कि ये कुछ संदेश दें कि आप इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, तो आप इनके जीवन से सीखें और लक्ष्य से विमुख ना हो और लक्ष्य पे निर्धारित रहें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। हालांकि लक्ष्य में जब आप चल पड़ेंगे तो बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कई जगह तो आपको भूखे पेट भी रहना पड़ेगा और कई जगह आपको बालू के रेत पे भी चलना पड़ेगा, लेकिन उससे नहीं घबराना है। सर ये दिखा रहे हैं सर, एरिया मजिस्ट्रेट रहे थे इलेक्शन में। जी, एरिया मजिस्ट्रेट ये रहे थे इलेक्शन में। ये प्रशस्ति पत्र है भारत सरकार के द्वारा ये मिला हुआ है। ये 1996 का है, 25 मई 1996। 4 जोनल मजिस्ट्रेट मेरे अंडर था। 4 जोनल मजिस्ट्रेट इनके अंदर में था। सर अब मैं चाहूंगा कि चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को और साहित्यकारों को और मेरे जैसे छोटे पत्रकारों को? देखिए, संदेश कितना भी दीजिए, अगर अमल में नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है जी। मैं अभी भी कहता हूँ कि जब मैं 73 वर्ष की उम्र में 10 घंटे लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ डेली, मुझे कागज और कलम चाहिए, बिना उसके मैं रह ही नहीं सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्यारे युवाओं, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो? बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यू कैन गो अप अबव द स्काई फ्रॉम वेयर यू कैन कैंडल योर मैग्नेटिज्म, दैट काइंड ऑफ पोटेंशियलिटी यू हैव। तुम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो, केवल और केवल मेहनत करने की जरूरत है। पढ़ो 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 और पढ़ो और अपने पिताजी और माताजी का नाम ऊपर ले जाओ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच पूर्व कृषि उपनिदेशक भारत सरकार केंद्रीय कृषि विभाग के यूपीएससी बैच के 1988 के टॉपर डॉक्टर पीपी सिन्हा जी। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं।